हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिज़िक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम पढ़ते हैं बीएससी के लिए केमिस्ट्री और फिज़िक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें बुक चल रही है हमारी थर्ड बुक फिज़िकल केमिस्ट्री। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में यूनिट 2 के बारे में हम इसमें डिस्कस कर रहे थे, और ये यूनिट 2 में लास्ट टर्न पर हमने इसमें जूल थॉमसन इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। जूल थॉमसन इफ़ेक्ट और हमारे एंथैल्पी के रिलेशन के बारे में हम इसमें लास्ट टर्न पर पढ़ चुके हैं, और आज हम इसमें बात करने वाले हैं हीट कैपेसिटी के बारे में। तो हीट कैपेसिटी जो है आज का हमारा मेन टॉपिक है, जिसका दूसरा नेम है मॉलर हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी और मॉलर हीट कैपेसिटी दोनों के बारे में आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या है आप जानते होंगे। हीट कैपेसिटी मतलब, कैपेसिटी से क्या मतलब समझते हो आप बताओ। हीट हीट क्या है, कैपेसिटी क्या है। बिल्कुल सिंपल सा है। कैपेसिटी मतलब किसी भी चीज़ के धारण करने की क्षमता, टेंडेंसी, क्षमता टेंडेंसी। अब देखो यहाँ से हीट कैपेसिटी जो है इज़ द टेंडेंसी ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम टू अब्जॉर्ब एंड स्टोर हीट एनर्जी। हीट और एनर्जी जो भी होती है उसको अपने अंदर, उसको एब्जॉर्ब करके अपने अंदर रोकने की जो टेंडेंसी, क्षमता होती है, वही हीट कैपेसिटी कहलाती है। आगे देखिए, व्हेन अ सिस्टम विल एब्जॉर्ब हीट देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज एंड द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम विल ऑल्सो इंक्रीजेज। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई भी सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर रहा है, तब उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी उसमें, और उसमें सिस्टम का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। सिस्टम का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। जैसे हम इस चीज़ से मान लेते हैं कि कोई भी क्या है, कोई भी, जैसे आप नॉर्मल एग्जांपल जो हम ज़्यादातर लेते आए हैं इसमें अब तक, वाटर का ले सकते हैं। तो वाटर का एग्जांपल किस तरीके से लोगे, जैसे आप किसी भी कंटेनर में वाटर लेते हो और उसको बॉईल करते हो। जब आप उसको हीट देते हो तो पानी क्या होता है, उबलना शुरू हो जाता है। उबलते कैसे है पानी, वो ऊपर उछलना शुरू हो जाता है। आप कहते हो कि पानी उबल चुका है, इस तरीके से। तो वहाँ पर क्या आ रही है, काइनेटिक एनर्जी, और साथ ही साथ उसका क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। क्लियर है इतनी बात। आगे देखिए इसमें, इफ़ क्यू कैलोरी हीट इज एब्जॉर्ब बाय अ सब्सटेंस टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। अगर किसी सब्सटेंस के द्वारा टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, T1 से T2 तक पहुंचाने के लिए Q कैलोरी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तब उसकी हीट कैपेसिटी इस तरीके से, इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट की जा सकती है। मैं आपको फिर से बताती हूँ कि हीट कैपेसिटी क्या है, ध्यान से सुनना। हीट कैपेसिटी किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के द्वारा हीट या एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर स्टोर करने की जो क्षमता होती है वो कही जाती है। हीट जब क्या करता है, कोई भी सिस्टम एब्जॉर्ब करता है, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसके टेम्परेचर में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज हो जाते हैं। अगर कोई भी सिस्टम T1 से T2 टेम्परेचर इंक्रीज करता है हीट को एब्जॉर्ब करके, कितनी हीट, मान लीजिए Q कैलोरी हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तब उसकी हीट कैपेसिटी C से रिप्रेजेंट करते हैं हीट कैपेसिटी को, या कैपेसिटी C होता है ना, तो उसको C से रिप्रेजेंट करते हैं हीट कैपेसिटी को। C इज इक्वल टू Q अपॉन M इंटू T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 क्यों किया है, आप जानते हैं कि जो आपका फाइनल टेम्परेचर है उसमें से माइनस करना है आपको इनिशियल टेम्परेचर। क्लियर है इतनी बात। आगे देखिए, इसी फॉर्म को, जो मेन फॉर्मूला है वो आपका यही है हीट कैपेसिटी का, C इज इक्वल टू Q अपॉन M इंटू T2 माइनस T1। अब आगे देखो इसमें क्या लिखा गया है, इट मीन्स दैट हीट कैपेसिटी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट absorbed by given mass to increase its temperature by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री, देखो छोटी सी बात लिखी हुई है, हीट कैपेसिटी जो है वो क्वांटिटी है ऊर्जा की या हीट की, वो क्वांटिटी है जो कि जो जितना भी हमें मास दिया है उसके द्वारा अब्जॉर्ब किया गया। मान लो हमें यहाँ पर कोई भी चीज़ दी हुई है, जैसे मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है, मास जिसका कुछ द्रव्यमान है, जिसका कुछ भार है, उसके द्वारा एब्जॉर्ब की गई वो ऊर्जा है जिससे उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री की बढ़ोतरी हो रही है। 1 भी डिग्री की अगर बढ़ोतरी हो रही है ना, जैसे मान लो अभी टेम्परेचर कितना है, 14 है, फिर हम उसने क्या किया, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की और उसका टेम्परेचर 15 हो गया। अगर इतना भी एब्जॉर्ब कर रहा है टेम्परेचर, 1 डिग्री का भी इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर में, तो वो उसकी हीट कैपेसिटी कही जाएगी। क्लियर है इतनी बात। आगे देखिए इसमें,
इफ़ द मास ऑफ सब्सटेंस इज टेकन एज 1 मोलर, अगर किसी भी चीज़ का सब्सटेंस, यहाँ पे कोई भी चीज़ ले सकते हो, उसका अगर मास 1 मोल ले लिया जाए, तब हीट कैपेसिटी में m की वैल्यू 1 रखोगे तो c इज इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी लिख सकते हो या फिर T2 माइनस T1 लिख सकते हो। आगे देखो, इसमें बेटा स्क्रीनशॉट दे लेंगे हम इसमें बाद में, अभी पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी थोड़ी और चीज़ें हैं इसमें समझने वाली। ये जो फॉर्मेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको ध्यान से देखेंगे हम। यहाँ पर पहले इसको देख लीजिए, इसके बारे में बात कर रहे थे हम। दैट इज the quantity of heat absorbed by a thermodynamic system to increase the temperature of one molar substance by 1 degree is known as molar heat capacity। मैंने आपको अभी हेडिंग दिखाई थी, स्केच दिखाई थी अपनी आज की। टॉपिक जो था हीट कैपेसिटी ऑब्लिक करके लिखा हुआ था मॉलर हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी तो हम समझ चुके हैं कि क्या होती है, अब उसके आगे मॉलर जो वर्ड जुड़ा है उसके बारे में समझा रहा है हमको ये वाला फॉर्मूला। ये क्या है देखो, quantity of heat absorbed by a thermodynamic system to increase a temperature of 1 molar substance by 1 degree। 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर किसी भी थर्मोडाइनमिक सिस्टम के अंदर 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करना, 1 डिग्री इंक्रीज करना मोलर हीट कैपेसिटी कहलाता है। दोबारा से बता रही हूँ, किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर 1 मोलर सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करना मोलर हीट कैपेसिटी कहलाता है। मोलर किस लिए लगाया, क्योंकि यहाँ पे मोलर सब्सटेंस आ रहा है, 1 मोल सब्सटेंस आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इतनी बात। अब देखिए, इन डिफरेंशियल फॉर्म इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अब इसका क्या कर दिया इन्होंने, डिफरेंशियल कर दिया, विच इज, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी या डी क्यू अपॉन डी टी। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, इसमें यूनिट जो होती है मोलर हीट कैपेसिटी की, ये होती है यहाँ से कैलोरी पर किलो मोल, इसकी यूनिट होती है। हीट कैपेसिटी इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन। हीट कैपेसिटी जो है एक स्टेट फंक्शन नहीं है, पाथ फंक्शन है। स्टेट फंक्शन नहीं है मतलब ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेज पर डिपेंड नहीं करता है, ये पाथ पर भी डिपेंड करता है। सो इट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। सो इट कैन बी मेजर्ड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर। क्लियर है इतनी बात। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और कॉन्स्टेंट प्रेशर पर भी हम निकाल सकते हैं इसको। अब आप क्या करेंगे, आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी डेफिनेशन समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको इसमें, ये रहा हमारा आज का मेन टॉपिक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से फर्स्ट हो जाता है और फिर ये सेकंड। आगे हम इसमें बात करेंगे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी हमने जो ये लाइन पढ़ी है कि हम इसको कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पर भी मेजर कर सकते हैं, तो अब हम पहले इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम देखेंगे, फिर कांस्टेंट प्रेशर देखेंगे। काफ़ी इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। हम इसमें पहले पढ़ चुके हैं, ये 12th में होता है, फिजिक्स में होते हैं, ये आपके 11th में फिजिक्स में होते हैं ये। और ये CP/CV आपने जो पढ़ा होगा ना, CP/CV का रिलेशन, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ये रिलेशन पढ़ा होगा आपने जो अब तक, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। बताओ यही होता है क्या? हाँ यही होता है। अब इस रिलेशन को लेकर हम इसमें बात कर रहे हैं। हमने C तो पढ़ लिया, C क्या है आपकी मोलर, हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी है C आपका यहाँ पे। अब कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों के लिए बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। देखो बेटा, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या होता है, Q इज इक्वल टू ई प्लस PV। बेटा यहाँ पर ये D लिखा हुआ है ना, इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पर PV कर लेना। PV होता है प्रेशर होता है, ना कि D होता है, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इज इक्वल टू ई प्लस PV। अब इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएशन करना आता है आपको, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, DQ इज इक्वल टू DV प्लस P इंटू DV। क्या लेना है, P इंटू DV। अब यहाँ पर P इंटू DV क्यों लिया है, क्योंकि बेटा कांस्टेंट क्या है हमारा, वॉल्यूम है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, ठीक है। बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम P इंटू DV क्या हो जाएगा, 0। P इंटू DV क्या हो जाएगा, 0। कांस्टेंट का मतलब क्या है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, उसकी वैल्यू बिल्कुल नियत है, या क्या कह सकते हो, उसकी वैल्यू 0 है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से क्या निकल के आ जाएगा, जब इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी इस वाले फंक्शन की, तो ये हो जाएगा DQ इज इक्वल टू DE। समझ में आ गई इतनी बात।
अब देखो यहाँ पर पहुँच जाते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू डी ई, ये हमने मान ली इक्वेशन। अब इसको इक्वेशन क्यों माना, क्योंकि ये टर्म है हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यहाँ आ जाते हैं, ये आ गए यहाँ से, ये है हमारा, हमने बताया था आपको कि ये जो है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है, अब है ये इम्पॉर्टेंट। ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डी क्यू लिखा हुआ है, अपॉन में क्या है डी टी, मतलब इसका टाइम के रिस्पेक्ट में, सॉरी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, इसका डिफ्रेंशिएशन हो रखा है यहाँ से। अब देखो यहाँ से आ जाओ, इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर डी क्यू ओवर डी टी, अब हमें देखो क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। हमने अब तक जो भी पढ़ा है वो सब ठोक डालो इसमें। हमने अब तक इसमें पढ़ा है C इज इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन, बेटा ये क्यों है, कभी आर समझ लो इसको, डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को डी टी से डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड अपॉन में डी टी आ जाएगा। अब हम जानते हैं, अब हम क्या जानते हैं, अब हम जानते हैं ये वाली चीज़ जो हमने अभी यहाँ से लिखी है, ये वाली चीज़ अप्लाई करेंगे। अब देखो हम बात कर रहे हैं बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में। जब कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में बात किए हैं तो इनके सफिक्स में क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। इनके सफिक्स में क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो यहाँ से डी क्यू अपॉन डी टी के जगह पर क्या आ जाएगा, सी वी आ जाएगा, और इक्वल में क्या आ जाएगा, डी ई अपॉन डी टी। ये आपका यहाँ से आ गया मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो यहाँ से किसके इक्वल आई है, डी ई अपॉन डी टी के। जिसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। ये क्या है, इंटरनल एनर्जी है, ये क्या है, टेम्परेचर है, और डी या डेल्टा का मतलब क्या है, उसमें चेंज आ रहा है, क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ये आपकी स्केच हो गई और ये आपका छोटा सा डेरिवेशन हो गया। अब सी वी निकल गया, सी वी के बाद क्या बचता है, सी पी बचता है, सी पी निकालेंगे, फिर दोनों का रिलेशन निकालेंगे। तो यहाँ से जो आपका ये सी पी है, इसको निकालने का हमारा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। थोड़ा सा डिफरेंट क्यों होने वाला है, बताओ बताओ क्यों होने वाला है, अभी बताएंगे क्यों होगा। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर की जब यहाँ पर बात आई है तो हम इसमें करेंगे थोड़ा सा और अलग से, अपना दिमाग लगाएंगे। दिमाग तो है ना सबके पास, अरे ऑब्वियसली बात है भाई, बीएससी कर रहे हो, कोई बच्चों का खेल तो है नहीं है। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगेगा इसमें, Q इज इक्वल टू ई प्लस पी वी। ये है क्या है इसका, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। बिल्कुल ऐसे ही चलना है हमें, डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएशन इसी तरीके से होगा जैसे अब तक होता आया है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अब यहाँ पर कभी आप कांस्टेंट प्रेशर सोचकर इस P को ज़ीरो कर दो, यहाँ ये नहीं करना है। यहाँ ये करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी, क्या दिक्कत हो जाएगी कि सी वी जो आ जाएगा आपका सी पी के इक्वल आ जाएगा, सी पी जो होगा सी वी के इक्वल आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, अलग करना है। अलग क्यों करना है, अभी आपको पता चलेगा। अब ये जो कांस्टेंट प्रेशर है ना, यहाँ पर एक छोटा सा खेल छिपा हुआ है। क्या है वो खेल, अभी दिखाएंगे आपको। अरे दिख जाओ, ये रहा। यहाँ से ये कांस्टेंट प्रेशर जो है ना, यहाँ पे इसमें छोटी सी चीज़ छिपी है, वो चीज़ अभी बताएंगे आपको। वो चीज़ क्या है, देखो अभी तो हम पहले यहाँ पहुँच गए। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को dt से डिवाइड करेंगे। dt से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को डिवाइड कर लिया। अब हम जानते हैं, अभी इसको थोड़ी देर के लिए अलग रख दो, थोड़ी देर के लिए क्या करोगे, इसको अलग रख दो। अब हम जानते हैं कांस्टेंट प्रेशर के लिए एंथैल्पी के बारे में, जानते हो या नहीं। एंथैल्पी क्या होती है, कांस्टेंट प्रेशर पर होती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे। तो एंथैल्पी होती है H इज इक्वल टू ई प्लस पी वी होता है, ये आप जानते हो। अब हम ये क्या करेंगे, इसकी डिफ्रेंशिएशन फॉर्म लेंगे। क्या लेंगे, डिफ्रेंशिएशन फॉर्म लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी एच इज इक्वल टू डी ई प्लस पी इंटू डी वी, ये हो जाएगा यहाँ से। अब इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करोगे। अब इसका फिर से क्या करोगे, डिफरेंशिएशन नहीं, इसको dt से डिवाइड करोगे। देखो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लोगे, डिफरेंशिएशन करोगे उसका, फिर उसको dt से डिवाइड करोगे। cp के लिए बता रही हूँ, कांस्टेंट प्रेशर के लिए। फिर यहाँ पर आप क्या लोगे, यहाँ पर एंथैल्पी का फॉर्मूला लोगे, उसका डिफरेंशिएशन करोगे, फिर उसको dt से डिवाइड करोगे। अब जिस जिसकी वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हो, कर दो।
किस किस के रिप्लेस कर सकते हो वैल्यू। अब आपको इसमें एक छोटी सी चीज़ नज़र आ रही होगी कि ये वाली इक्वेशन में ये वाली इक्वेशन में राइट हैंड साइड तो इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होंगी, अपने आप इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू डी एच ओवर डी टी। समझ में आ गया। और डी क्यू ओवर डी टी क्या होता है, डी क्यू ओवर डी टी आपका सी पी होता है। सी पी क्यों होता है, जब हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर की, मैंने कहा था ना कांस्टेंट प्रेशर में थोड़ा सा खेल छिपा हुआ है, वो खेल जो हो गया ना आपका यहाँ पर हो गया, इस पोर्शन में यहाँ पर एंथैल्पी आ गई कांस्टेंट प्रेशर की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पर डी क्यू ओवर डी टी कॉन्स्टेंट प्रेशर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी पी आ जाएगा, और सी पी किसको, डी क्यू ओवर डी टी को रिप्लेस कर देगा। तो सी पी का फॉर्मूला क्या हो गया, डी एच अपॉन डी टी। अब ये डी एच अपॉन डी टी क्या कहता है, ये डी एच अपॉन डी टी कुछ नहीं कहता, नहीं कहता तो है कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी पर यूनिट टेम्परेचर। समझ में आ गई इतनी बात। ये क्या है, एंथैल्पी है, और ये क्या है, टेम्परेचर है, कि ये किसके, रेट के, रेट ऑफ चेंज। चेंज मतलब क्या हो रहा है, डेल्टा का मतलब क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, एंथैल्पी में चेंज पर यूनिट टेम्परेचर में एंथैल्पी में चेंज के रेट के इक्वल होती है। कौन, आपकी मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। आगे देखिए इसमें, अब आगे इसमें एक थोड़ी सी फैक्ट वाली बात कही है। फैक्ट वाली बात क्या कही है वो देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है पर इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ सी पी इज ऑलवेज लार्जर देन सी वी। सी पी की वैल्यू हमेशा सी वी से ज़्यादा होगी, प्रेशर की वैल्यू हमेशा वॉल्यूम से ज़्यादा होगी, कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट, बट बिकॉज, इसका रीज़न बताया देखो, बिकॉज रीज़न सुन लेना। एट कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क डन बाय सिस्टम इज ज़ीरो। कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क डन बाय द सिस्टम ज़ीरो हो सकता है। क्या हो सकता है, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रही हूँ, इतना याद रखना, कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क डन बाय द सिस्टम ज़ीरो होता है, पर कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क डन बाय द सिस्टम ज़ीरो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, वर्क डन बाय द सिस्टम ज़ीरो नहीं हो सकता कांस्टेंट प्रेशर पर। देखो, सो इट विल एब्जॉर्ब हीट ओनली टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी। जब देखो कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वर्क डन बाय द सिस्टम ज़ीरो हो जाएगा, तब वो क्या करेगा, वो अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब या हीट को एब्जॉर्ब करेगा सिर्फ और सिर्फ अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि कुछ काम करने के लिए। बट एट कांस्टेंट प्रेशर वर्क इज नॉट जीरो, सो इट विल एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी। देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होगा, वो सिर्फ उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जितनी की उसको ज़रूरत होगी। कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होगा, वो आसपास उसे जितनी भी चीज़ मिलेगी ना वो सब भर लेगा, चाहे उसको इस चीज़ की ज़रूरत हो या ना हो। तो इसलिए हमेशा सी पी की वैल्यू ज़्यादा होगी सी वी से। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक हमने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था। ये आपका सी वी हो गया, और यहाँ से ये आपका सी पी हो गया। और ये थोड़ी सी फन फैक्ट वाली बात, फन फैक्ट तो नहीं है ये, देखो। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करेंगे रिलेशन, बहुत ही आसान सा रिलेशन है, करते आए हो अब तक। एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड, एंथैल्पी के बारे में लिखोगे, ये होती है आपकी एंथैल्पी। अब आपको क्या करना है, सीपी और सीवी के लिए हम आइडल गैस इक्वेशन को लेकर चलते हैं। आइडल गैस इक्वेशन आप सभी जानते हो क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है आइडल गैस इक्वेशन। और 1 मोल ऑफ गैस के लिए क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू आर टी हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, पीवी की वैल्यू हो गई आर टी, आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा ना। देखो हम क्या कर रहे हैं बेटा, छोटी छोटी चीज़ों को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं। तो यही हो रहा है बस, इसमें और कुछ नहीं हो रहा खास। तो यहाँ से हमने इसी के ज़रिए हमने यहाँ पे पीवी की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि बेटा हमें क्या करना है, हमें सी पी रखना है और सी वी रखना है, बाकी की चीज़ें हमें हटा देनी है, बिल्कुल हटा दो वहाँ से कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पीवी की जगह पर इस फॉर्मूले में आर टी रखोगे, यहाँ से फॉर्मूला मॉडिफाई होके क्या हो जाएगा, यहाँ से इक्वेशन 1 बना लेगा, H इज इक्वल टू ई प्लस आर टी। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यहाँ से आपका क्या बनेगा, डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी ई अपॉन डी टी प्लस आर। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप जानते हो ये क्या है, यहाँ से बताओ,
ये आपका यहाँ पर क्या है, dE/dt क्या होता है, CV होता है, DH/dt क्या होता है, CP होता है। नीचे लिखा हुआ है रिलेशन, अभी निकाल के लाए हैं हम इनको। तो इनकी जगह पर आप क्या कर दोगे, यहाँ से इसकी जगह पर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा CP, और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, CV आ जाएगा। अब यहाँ से आपका क्या होगा, ये आपका फॉर्म बन जाएगी कुछ इस तरीके से, CV इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये बन जाएगा। यहाँ से रिलेशन हो गया कंप्लीट। यहाँ से आपका ये रिलेशन बिटवीन CP एंड CV हो गया है कंप्लीट। इसका भी क्या लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद हमारी इसमें एक छोटी सी चीज़ और रह जाती है, वो है आपका वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडल गैस। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये भी बिल्कुल सिंपल सा है जैसे अब तक करते आए हैं। बेटा हैंड राइटिंग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, PDF में थोड़ा आपको क्लियर ना दिख रहा हो, मैं आपको कहूँगी कि आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना और वहाँ से देख लेना अगर आपको क्लियर ना नज़र आए तो, ठीक है। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और जूम करके आप वहाँ से नोट कर सकते हो। अब देखो, वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडल गैस के बारे में अगर हम बात करें, आइसोथर्मल कंडीशन में एक्सपेंशन जो होगा आइडल गैस का, उसके थ्रू किया गया उसके थ्रू किए गए वर्क के बारे में हम बात कर रहे हैं। आइडल गैस के द्वारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन जो होता है, क्या होता है, एक्सपेंशन में जो वर्क डन होता है, किया गया कार्य होता है, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखो, लेट एन आइडल गैस हैज बीन फिल्ड इन अ सिलेंडर एट विच फ्रिक्शनलेस पिस्टन इज अटैच्ड। अब हमने क्या किया, आइडल गैस को लिया और उसको हमने एक सिलेंडर के अंदर फिल कर दिया, जिसमें क्या लगा हुआ है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस इज V1। गैस का इनिशियल वॉल्यूम क्या है, V1 है। इनिशियल वॉल्यूम क्या है, ये रिएक्शन करने से या रिएक्ट करने से पहले वाला है। वॉल्यूम है इनिशियल, क्या है, प्रारंभ वाला, हम जो नापते हैं, ज्ञात करते हैं, वो है। प्रेशर P1 है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है। When gas will expand in isothermal condition, then its volume will increase to V2। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बाद की, जब गैस एक्सपेंड हो रही है तो उसका वॉल्यूम V2 हो जाएगा, प्रेशर P2 हो जाएगा, वॉल्यूम V2, प्रेशर P2 हो जाएगा यहाँ से। ड्यूरिंग एक्सपेंशन वर्क हैज़ बीन डन बाय गैस ऑन पिस्टन। अब एक्सपेंशन के टाइम पर वर्क डन बाय गैस ऑन पिस्टन, अब जो पिस्टन पर गैस द्वारा जो वर्क किया जा रहा है, वर्क डन बाय गैस आ रहा है ना, बाय गैस ऑन पिस्टन, गैस के द्वारा पिस्टन पर जो वर्क किया जा रहा है एक्सपेंशन के टाइम पर, वो वर्क डन किसके इक्वल आ रहा है बेटा, W इज इक्वल टू माइनस P इंटू डेल्टा V। अब मैंने यहाँ पे माइनस P क्यों लगाया है बताओ। अब मैंने एक छोटी सी चीज़ बोली, आपने नोट नहीं किया होगा, वो ये है, देखो जब गैस एक्सपेंड हो रही है वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और जब प्रेशर रिड्यूस हो रहा है एक्सपेंशन के टाइम पर, तो P के लिए, प्रेशर के लिए क्या आएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, W इज इक्वल टू P इंटू DV या डेल्टा V, एक ही बात है, चेंज ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये, और कुछ खास नहीं है इसमें। आगे देखो, इसमें ये तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, वर्क के बारे में निकाल लिया कि ये वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन है ये। अब इसको आगे सॉल्व भी तो करेंगे। देखो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम भी दिया हुआ है, यहाँ पे, इसमें यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एक ये सिलेंडर लिया हुआ है, इसमें गैस भरी हुई है, गैस भरी हुई है ये यहाँ से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले पिस्टन यहाँ लगा हुआ था, अब पहले पिस्टन कहाँ लगा हुआ था बताओ, बताओ यहाँ से क्या, कहाँ लगा हुआ है पिस्टन। एक्सपेंड होने का मतलब क्या है, एक्सपेंड होने का मतलब है फैलना, एक्सपेंड होने का मतलब क्या है, फैलना। पहले पिस्टन यहाँ लगा हुआ था, कहाँ पर, देखो फिर से बता रही हूँ, ये सिलेंडर है, इसमें गैस भरी हुई है, पहले पिस्टन यहाँ लगा हुआ था, इसका वॉल्यूम V है। जब गैस एक्सपेंड होती है पिस्टन मूव करके यहाँ पहुँच जाता है, dx यहाँ पर डिस्टेंस तय करता है पिस्टन, और इस टाइम पर इस गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, गैस का वॉल्यूम V2। अब देखो पहले वॉल्यूम कितना था बताओ, पहले वॉल्यूम सिर्फ इतना सा था, फिर उसके बाद वॉल्यूम इतना सारा हो गया, वॉल्यूम तो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, V2 पहुँच गया पूरे का। और यहाँ पर फिर क्या डिक्रीज क्या होगा, प्रेशर यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखो इसमें अब यहाँ पर वर्क डन तो निकाल लिया हमने, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग इट बिटवीन द लिमिट्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम। अब यहाँ पर हमने क्या लिया था, टेम्परेचर कांस्टेंट लिया था, टेम्परेचर कांस्टेंट लिया था। अब हम इसको वॉल्यूम पर लेकर सॉल्व करेंगे। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, हम लिमिट्स लेंगे v1 और v2 लिमिट्स लेंगे यहाँ से, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। किसका इंटीग्रेशन करोगे, w इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा v का इंटीग्रेशन करोगे। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। क्यों है टफ, क्योंकि बेटा आपको डिफरेंशिएशन किसकी रिस्पेक्ट में करना है, v की रिस्पेक्ट में करना है। डिफरेंशिएशन लिमिट्स भी आपकी v में दी हुई है, लेकिन आपका यहाँ पर p है, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अब आपको याद होगा हमने इसमें सबसे पहले क्या ली है, आइडल गैस ली है। तो आइडल गैस इक्वेशन क्या होती है, pv इज इक्वल टू nr टी होती है। अब यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, एन आर टी अपॉन वी आ जाएगी। तो यहाँ से आपके जो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे और बाकी चीज़ें अंदर रह जाएंगी। वैल्यूज रखो यहाँ पर, ये रख दिया आपने यहाँ से वैल्यूज। अब देखो n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, t भी कांस्टेंट है। हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि कांस्टेंट टेम्परेचर हम यहाँ से ले रहे हैं, तो t भी कांस्टेंट है, तो अंदर कौन रह जाएगा, 1/v रह जाएगा। और ये बाहर माइनस साइन चल रहा है, और ये यहाँ पे ये जो है ना nRT, आप सोच रहे होंगे कभी ऊपर लिखा हो, बेटा लाइन में लिखा हुआ है ये, ठीक है। और यहाँ पर लिमिट्स क्या है, v1 टू v2 आपकी लिमिट्स है। लिमिट्स जो होती है नीचे से ऊपर की तरफ पड़ी जाती हैं, ठीक है। अब आगे क्या होगा, यहाँ से आगे बिल्कुल आपको वही इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले लगाने हैं। 1/v होता है तो लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। लिमिट की वैल्यू पुट करोगे, पहले अपर लिमिट रखी जाती है, माइनस करके लोअर लिमिट रखी जाती है, तो आपका यहाँ से ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। और ये बात भी आप जानते हो कि जब log बेस से e हटा के 10 लाया जाता है तो वहाँ पर क्या आ जाता है, 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाती है। और ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर आपका क्या हो गया, वॉल्यूम को लेकर रिलेशन आ गया। एक सेकेंड, ये आ गया वॉल्यूम को लेकर रिलेशन। अब हम बात करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। आप जानते हो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है, तो यहाँ से V2 अपॉन V1 के लिए आप P1 अपॉन P2 भी रख सकते हो। तो यहाँ पर दो आपके फॉर्मूले निकल कर आ गए, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में और यहाँ पर प्रेशर के रिस्पेक्ट में। अब इन दोनों फॉर्मूले को आप यूज़ कर सकते हो न्यूमेरिकल्स में। मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल दिखाती हूँ, दो न्यूमेरिकल दोनों अलग अलग फॉर्मूले पे रहे, बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा कुछ क्रिटिकल नहीं है। देखो 1 मोल ऑफ आइडल गैस एट दिस टेम्परेचर, n कितने हो गए, n इक्वल्स टू हो गए 1। टेम्परेचर कितना हो गया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। विल एक्सपेंड फ्रॉम वॉल्यूम 10 लीटर टू 20 लीटर। v1 10 हो गया, v2 आपका 20 हो गया। एंड कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ गैस। w यहाँ से पूछ रहा है, जहाँ पर आपको r की वैल्यू, जो आपका गैस नियतांक होता है, गैस कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू यहाँ से पूछ रहा है। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप इसमें, यहाँ पर आपका वॉल्यूम दिया है ना, तो वॉल्यूम अप्लाई करोगे, बिल्कुल सिंपल है। ये रहे आपको। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ, बट आपका जो टेम्परेचर है ना डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, उसमें 273 ऐड करके उसको कैल्विन में चेंज कर लेना। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये रहा आपका फॉर्मूला, ये रहा, इसमें आपको बस वैल्यूज पुट करनी है। आप सॉल्व करके देखेगा, हो जाते हैं, अच्छी बात है। वैसे तो इसमें दिया हुआ है बेटा, थोड़ी कैलकुलेशन में देख लेना अगर कहीं गलती हो रही हो। आंसर वगैरह मैं कंफर्म नहीं हूँ इस आंसर के लिए, तो देख लेना इसको थोड़ा, ठीक है। आगे इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरे फॉर्मूले पर है ये। फाइंड आउट द वर्क डन व्हेन एन आइडल गैस विल एक्सपेंड आइसोथर्मली। 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P1 5 दिया हुआ है और P2 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है। टेम्परेचर ये दिया हुआ है 25, इसको भी कैल्विन में चेंज कर लेना। N कितना हुआ है, 1 मोल दिया हुआ है, और यहाँ पर R की वैल्यू। अब ये भी वर्क डन यानी कि W की वैल्यू यहाँ से पूछ रहा है। बिल्कुल सिंपल है, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है जो हमने सेकंड के लिए निकाला था। ये रहा आपका फॉर्मूला, वैल्यूज पुट करनी है। N की वैल्यू 1 होगी, R की वैल्यू दी हुई है, T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T की वैल्यू 25 में 273 ऐड करोगी, ये 298 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो, P1 अपॉन P2, और log 5 की वैल्यू ये लिखी हुई है। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ये कंप्लीट हो गया। बेटा आप क्या करोगे, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कभी ये रह जाए फिर। चलो पहला स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से सेकंड, फिर ये थर्ड। अब ये हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल,
फर्स्ट न्यूमेरिकल और ये हो गया सेकंड न्यूमेरिकल। मैं फिर कह रही हूँ, मैं आंसर के लिए श्योर नहीं हूँ। और माइनस साइन देखो, माइनस साइन छोड़ा हुआ है ना यहाँ पर, ये माइनस साइन यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। अब इसी के साथ हमारी ये यूनिट भी होती है कंप्लीट। थर्मोडाइनमिक्स फर्स्ट जो है आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India, ये इंस्टाग्राम आईडी है। इस पर आप मैसेज कर सकते हो, आपके जो भी क्वेश्चंस है पूछ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, सर्च करिए फिजिक्स गुरु इंडिया। इंस्टॉल करके आईडी बनाना है, पहले उस पर सर्च करना, फिर उसके बाद फिजिक्स गुरु इंडिया आपको चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं हमारे साथ। यहाँ पर आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम से पहले मिल जाएंगे। तो अब इसके बाद है हमारी थर्मोडायनेमिक्स सेकंड, फर्स्ट तो हमारी हो गई कंप्लीट, वो स्टार्ट करेंगे हम हमारे नेक्स्ट रन पर। आज बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।